हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे रोज क्लासें ले रहे हैं हम, और रोज आपकी तैयारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ हमारे जो चैनल है उसको काफी अच्छे से क्लासें देख भी रहे होंगे और आपकी तैयारी को शिखर पर ले जा रहे होंगे। देखिए, कल हमने चर्चा की थी जो नेशनल इनकम थी उसके बारे में, और आज हमारी इसी चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये क्या थी नेशनल इनकम हम बता चुके थे, और इसकी थोड़ी बहुत जो हम कहें कॉन्सेप्ट थे उनकी हम चर्चा कर चुके थे, और आपको मैंने बताया भी था कि बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। और आज उसी चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आज हम नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बी कंटिन्यू और देखिए थोड़ा दिमाग को खोलिएगा, अब्रोड लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे अपने दिमाग को लेके जाइएगा, ताकि आप जो भी पढ़े आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठाएंगे तो 100% इसको समझ में आ जाएगा आपके। ये तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं आज का हमारा टॉपिक है। ये हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। हमने कहा था कि इसकी बेसिकली दो ही अवधारणाएं होती है। उन दो अवधारणाओं से कुछ अवधारणाएं निकलती हैं, यानी उन्हीं से कुछ अवधारणाओं का जन्म होता है। आज उन्हीं अवधारणाओं को हम एक एक अवधारणा के तौर पे देखेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा बोर्ड पे। हम ये कह सकते हैं कि कल हमने बात की थी जीडीपी और जीएनपी की। ये दो ही अवधारणाएं होती हैं, जीडीपी और जीएनपी। ओके, इन्हीं अवधारणाओं से जितनी भी अवधारणाएं निकलने वाली हैं वो इन्हीं अवधारणाओं से निकलेंगी। और जैसा कि आप एक रेखा चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि इन्हीं अवधारणाओं से सारी अवधारणाओं का जन्म हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए, हमने कहा था कि जीडीपी एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने ये कहा था, इसका जो फुल फॉर्म हमने लिखी थी वो ये हमने देखी थी कि सकल घरेलू उत्पाद। ओके, ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जैसा कि आप इसके नाम से स्पष्ट हो पा रहा होगा आपको ये, कि जब एक देश की सीमाओं के अंदर एक देश की जो भौतिक सीमाएं होती हैं उनके अंदर एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन होता है। और आपको मैं बार बार कहता हूं कि उत्पादन अर्थव्यवस्था में दो ही चीजों का होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। यस, गुड्स एंड सर्विस का। तो एक वर्ष की अवधि में जितना भी उत्पादन अर्थव्यवस्था में हो रहा है घरेलू सीमाओं के भीतर वो सारा उत्पादन, अगर हम उस उत्पादन के अंतिम मूल्य को जोड़ लेंगे तो वो उत्पादन कहलाएगा जीडीपी। ओके, ठीक है। जब जी से हम एन की तरफ जाते हैं, हम कह सकते हैं जीडीपी से हम एनडीपी की तरफ जाते हैं, तो बाकी कुछ चेंज नहीं करना है हमें। यहां ग्रोस का ग्रोस रहेगा, देखिएगा जैसे ग्रोस। अब ये डोमेस्टिक बदल जाएगा, एन फॉर नेशनल हो जाएगा यहां। ओके, नेशनल, और पी फॉर वही प्रोडक्ट रहेगा। तो यहां ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, घरेलू की जगह आपको लिख देना है राष्ट्रीय। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने कहा ग्रोस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो, यहां हम घर की सीमाओं की बात कर रहे थे जीडीपी में, अब हम राष्ट्रीय में क्या करेंगे, राष्ट्र की सीमाओं की बात करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि घर की जो सीमाएं थी उसमें हम अब विदेशों से हमें जो आय प्राप्त हो रही है, विदेशों से हमें जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसको भी जोड़ लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं जब जीडीपी में हम विदेशी आय को जोड़ लेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी ओके प्लस विदेशी आय। बहुत सिंपल है ये कि जीडीपी में जब हम विदेशी आय को जोड़ लेते हैं तो जो राशि बन जाती है वो कौन सी हो जाती है, जीएनपी की राशि हो जाती है। देखो, यहां भी जी है और यहां भी जी है, ये ग्रोस है तो ये भी ग्रोस है, यानी जीडीपी भी सकल है और ये जो हम कह सकते हैं जीएनपी भी सकल है। ओके, यहां अंतर है तो किसका, सिर्फ विदेशी आय का। जीडीपी में विदेशी आय इंक्लूड नहीं होती है और जीएनपी में विदेशी आय इंक्लूड होती है। बड़ी सिंपल अवधारणा है, इसको मैं आपको यहां समझा सकता हूं आसानी से। देखिएगा एक बार, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां आपको लिखा हुआ है जीएनपी हम कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
अब मैंने आपको कल दो शब्द बताए थे, थोड़ा मैं एक बार उनको फिर से आपकी नजर में लाना चाहूंगा, एमपी और एफसी। एमपी और एफसी, हमने ये कहा था कि जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो गणना के लिए हम दो कीमतों को आधार मानते हैं। एक होती है मार्केट प्राइस, जिसे हम प्रचलित कीमत कह सकते हैं, यहाँ एमपी का आप मार्केट प्राइस लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस, एमपी को आप मार्केट प्राइस कह सकते हैं, मार्केट प्राइस। और एफसी को आप कह सकते हैं फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट। एक है प्रचलित मूल्य पर और दूसरा है साधन लागत पर। जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हमें इन दोनों, हम कह सकते हैं ये हमारे आधार रहेंगे, हम दोनों कीमतों को आधार मान सकते हैं, प्रचलित कीमतों को भी आधार मान सकते हैं और साधन कीमतों को भी आधार मान सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं जीएनपी एमपी, यानी मार्केट प्राइस पर जीएनपी कितनी है। देखिए जब जीएनपी की हम गणना करते हैं और जीएनपी से हमें जीडीपी निकालना हो तो आपको सामने दिख रहा है ये जीएनपी, यानी फर्स्ट जो बॉक्स है हमारा वो जीएनपी का है। जब जीएनपी में से देखिएगा आप, हम क्या माइनस कर रहे हैं, आपके सामने है माइनस विदेशी आय, यानी फॉरेन जो इनकम होती है उस फॉरेन इनकम को आप माइनस कर दीजिए, आपके सामने राशि आ जाएगी जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। ओके, ये जीएनपीएमपी है और इसमें से अगर आप विदेशी आय माइनस कर देंगे तो जो राशि आ जाएगी वो आ जाएगी जीडीपीएमपी। बाकी मैंने कहा था सारी अवधारणाएं इसी से निकलने वाली है, दो बेसिक अवधारणाएं होती हैं, इन्हीं से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी इन्हीं कॉन्सेप्ट से निकलते हैं इकोनॉमिक्स में, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में। आगे हम चलते हैं। देखिए हमने जीएनपी की बात कर ली और जीडीपी की बात कर ली। ओके ठीक है, हम आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं जीएनपी एमपी की और जीडीपी एमपी की, इन्हीं से कुछ अवधारणाएं निकल रही हैं और वो अवधारणाएं आपको सामने दिख रही हैं। मैं इनको एक बार डिलीट करता हूं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखिएगा हमने कहा जीडीपी और जीएनपी। अब उससे आगे जो तीसरी अवधारणा है वो हमारी आती है एनएनपी, एनएनपी। देखो कल हमने देखा था कि कुछ शुद्ध अवधारणाएं होती हैं, कुछ शुद्ध अवधारणाएं होती है। जीएनपी क्या है, हम कह सकते हैं अशुद्ध अवधारणा है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन, जिसे हम मूल्यह्रास कहते हैं, वो जुड़ी हुई होती है। अभी मैं डेप्रिसिएशन पे आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, क्या होता है ये, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं अशुद्ध अवधारणाओं से कुछ शुद्ध अवधारणाएं निकलती हैं। उन शुद्ध अवधारणाओं में, उन नेट वैल्यूज में पहली जो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो आप सभी समझदार हैं और इंग्लिश के तो मैं कहूं एक आप तरीके से विद्वान हैं, ठीक है। तो नेट का मतलब सभी समझते हैं, नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। अगर हिंदी में हम कहें तो यहाँ एग्जामिनर आपको थोड़ा सा चकमा देने के लिए, थोड़ा सा अटका के रखने के लिए, उलझाने के लिए हम ये कह सकते हैं शुद्ध की जगह लिख सकता है निवल। निवल इकोनॉमिकल लैंग्वेज है, निवल, और निवल का मतलब वही शुद्ध होता है। तो हम ये कह सकते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या आप कह सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, हमने कहा जितनी भी अवधारणाएं हैं वो इन्हीं दोनों अवधारणाओं से निकलेगी, या तो जीएनपी से निकलेगी या जीडीपी से निकलेगी। अब आप जैसा कि देख सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी इसमें से कुछ अशुद्धि निकाल दी गई है। और मैंने कहा था कि जीएनपी की राशि अशुद्ध होती है, जीएनपी की। यहां ग्रोस है, ग्रोस का मतलब सकल है, तो संपूर्ण में कुछ अशुद्धियां भी जुड़ी हुई होती हैं। संपूर्ण जहां है उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, और जब संपूर्ण में से शुद्ध निकालेंगे तो उन अशुद्धियों को हम निकाल देंगे, उन्हें हटा देंगे, तो जो राशि बच जाएगी वो शुद्ध बच जाएगी। हम कह सकते हैं कि जीएनपी की राशि में से, जीएनपी एमपी की राशि में से जब आप ये जो मूल्यह्रास दिख रहा है आपको, जिसे हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, डी से इंडिकेट कर सकते हैं, उस डेप्रिसिएशन की जब राशि को घटा देते हैं, आप मूल्यह्रास की राशि को घटा देते हैं, तो आपके पास जो राशि बचती है दैट इज
NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, समझ में आ रहा है। हमने कहा कि जब GNPMP की राशि में से आप क्या माइनस कर देते हैं, NNPMP की राशि माइनस कर देते हैं, तो जो राशि शेष बचेगी दैट इज NNPMP। ओके, तो देखिए पहली अवधारणा हमने निकाल ली है, यानी शुद्ध निकाल ली है अवधारणा। GNP की राशि में से हमने जैसे ही मूल्यांश घटाया तो हमारे पास जो राशि बच गई वो कौन सी है, NNPMP। अब आप ये पूछना चाहेंगे सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 5 लाख रुपए की हम एक मशीन लेकर आए हैं, 5 लाख रुपए की हम ये मशीन लेकर आए हैं। आपने इस मशीन का 1 वर्ष तक उपयोग किया, 1 वर्ष तक आपने इस मशीन का उपयोग किया। जब 1 वर्ष तक आप इस मशीन का उपयोग करेंगे तो क्या मशीन के पुर्जों में घिसावट नहीं आएगी, इसके जितने भी हम कह सकते हैं जो कल पुर्जे हैं वो घिसेंगे नहीं, घिस जाएंगे। और जब आप इस मशीन को 1 साल बाद सेल करते हैं, रीसेल करते हैं, तो हो सकता है ये 2 लाख रुपए की ही मार्केट में सेल हो, बिके, ठीक है। तो 3 लाख कहां चले गए, हम ये कह सकते हैं कि 3 लाख मूल्य की घिसावट हो गई, 3 लाख का मूल्य घिस गया है इस मशीन का। तो जो घिसावट हो रही है मशीन के उपयोग के कारण वही क्या है, डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब GNP की राशि में से आप डेप्रिसिएशन की राशि, मूल्यह्रास की राशि घटा देते हैं तो जो राशि शेष बचती है वो कौन सी है, NNPMP है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम ये सूत्र रूप में हम ये लिख सकते हैं कि NNPMP क्या होता है और GNPMP क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको गौर करके देखिएगा। मैं ये लिख सकता हूं कि GNP, या ये लिख दूं NNPMP बराबर GNPMP माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास हम ये कह सकते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ओके, जब हम ये कह दें कि अगर आपको NNPMP निकालना है तो GNPMP की राशि में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, जो शेष राशि बचेगी वो यही बचेगी, NNPMP। अब इसका अपोजिट मैं ये कह दूं कि GNPMP निकालिए, GNPMP, तो आप ये लिख सकते हैं कि NNPMP प्लस मूल्यह्रास। देखिए मैंने आपको ये कहा था एक को दूसरे से जोड़ते जाइए, राशि अपने आप निकलती चलेंगी, अवधारणाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, दूसरा जो अवधारणा है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप बन जाएगा। हमने कहा कि NNPMP की राशि कैसे बनेगी, जब आप GNPMP की राशि में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, मूल्यह्रास निकाल देंगे, जो राशि बच जाएगी वो NNPMP की होगी, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। इससे आगे वाली जो अवधारणा है थोड़ा देखिएगा, इनको मैं वापस से डिलीट करता हूं। देखिए हम बात कर रहे हैं NDP, ये NNP था, अब बात आ रही है NDP। यहां अंतर है तो सिर्फ D का, वही नेट है, यहां नेशनल था और यहां क्या है, वेरी गुड, अब तो आप समझने लगे हैं, डोमेस्टिक। अब तो आप समझ रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं, अपने आप चल रहा है आपका दिमाग कि क्या करना है हमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो डोमेस्टिक की जब बात आ रही है तो डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, घर की बात है। तो जब हम कहें राष्ट्रीय में से क्या निकाल दो, विदेशी आय माइनस कर दो, ये राष्ट्रीय है NNPMP, इसकी राशि में से विदेशी आय को हटा दीजिए, विदेशी आय को निकाल दीजिए, अरे मेरे भैया जो राशि बच जाएगी वो ये बच जाएगी NDPMP। नेट है तो नेट है, ये भी नेट थी, यानी इसमें मूल्यह्रास नहीं था NNPMP में। जब मूल्यह्रास है ही नहीं तो निकालना कहां से है, हमने कहा NNPMP की राशि में क्या है, विदेशी आय है। तो विदेशी आय किसमें नहीं होगी, घरेलू राशि में नहीं होगी। नेट है पर घर की है, नेट है शुद्ध है पर किसकी है, घर की है, विदेश की नहीं है। तो यहां जब विदेशी आय NNPMP में है तो इस NNPMP में से विदेशी आय माइनस कर दीजिए, जो राशि बचेगी वो NDPMP बचेगी। देखो एक से ही हम निकाल रहे हैं, नेक्स्ट है, यानी एक को जोड़िए दूसरी निकलती चली जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने यहां बात की किसकी, मार्केट प्राइस की। अब हम आते हैं किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे। देखिए जिस समय हम ये कहें कि आपने GDPMP है, GDPMP, यहां बात लिखी हुई है NNPMP,
तो एनएनपी जो एमपी है उसमें से अगर आपने विदेशी आय निकाल दी तो एनडीपी एमपी आ गया, एनडीपी एमपी। लेकिन जब एनएनपी एमपी में से आप क्या निकाल देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देंगे और अनुदान जोड़ देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और अनुदान जोड़ दीजिए, जो राशि बच जाएगी वो कौन सी होगी, हम ये कह सकते हैं वो एनएनपीएफसी की होगी। मैं यहां सूत्र रूप में लिख सकता हूं आपके सामने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनएनपीएफसी बराबर एनएनपीएमपी माइनस क्या निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और क्या जोड़ना है, अनुदान। जो सब्सिडीज होती हैं वो जोड़ दीजिए और जो अनुदान हो, हम कह सकते हैं जो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उनको घटा दीजिए तो जो राशि आ जाएगी आपके पास वो एनएनपीएफसी की राशि होगी। एमपी में और एफसी में क्या अंतर है, एमपी में हमने कहा अप्रत्यक्ष कर जुड़े हुए होते हैं और अनुदान जुड़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन जब आप एमपी की राशि में ऐसे अप्रत्यक्ष कर की राशि, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनकी राशि घटा देंगे और जो सब्सिडीज है उनकी राशि जोड़ देंगे तो आपके पास जो नई कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो एनएनपीएफसी होगा। ओके, ठीक है, हम थोड़ा और आगे चलते हैं यहां से। देखो मैंने कहा था कि एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, इसमें से आप क्या करना है, एनडीपीएफसी की राशि निकालनी है। ये किस पर है, मार्केट प्राइस पर है, और ये राशि कौन सी है, साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पे है। जब आप एनडीपीएमपी की राशि में से अप्रत्यक्ष कर की राशि निकाल देंगे और अनुदान की राशि जोड़ देंगे तो आपके पास जो राशि आ जाएगी वो एनडीपीएफसी की राशि होगी। बड़ा कुछ अंतर नहीं है, यहाँ एनएनपीएमपी में से हमने निकाला था एनएनपीएफसी और यहाँ एनडीपीएमपी से हम निकाल रहे हैं एनडीपीएफसी। अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। यहां भी हमने माइनस किया था इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडीज को जोड़ा था, और यहां भी क्या कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर रहे हैं और सब्सिडीज को जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। ये एनडीपीएमपी है और ये क्या था, हम ये कह सकते हैं एनएनपीएमपी था। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा इससे। देखिए जब जीएनपी की राशि में से, जीएनपी की राशि में से आपको क्या निकालना है, जीएनपीएमपी है और जीएनपीएमपी की राशि में से आपको क्या प्राप्त करनी है, जीएनपीएफसी की राशि प्राप्त करनी है। कॉन्सेप्ट नया निकालना है, एफसी। तो वही चीज आ रही है, एमपी की राशि है तो उसमें से अप्रत्यक्ष कर निकाल दीजिए और अनुदान जोड़ दीजिए, जो राशि आपके सामने आ जाएगी, दिख रहा है आपको, जीएनपीएफसी। देखो अगर जीएनपीएमपी में से निकालेंगे अनुदान, सॉरी माइनस अप्रत्यक्ष कर और अनुदान जोड़ेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो जीएनपीएफसी होगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एनएनपीएमपी में से अगर आप अनुदान निकालेंगे, सॉरी अनुदान जोड़ेंगे और अप्रत्यक्ष कर निकालेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो एनएनपीएफसी की होगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एनडीपीएमपी में से आप अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे और सब्सिडीज अगर प्लस करेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो एनडीपीएफसी की प्राप्त होगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है, आगे चलेगा। जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी यानी हम कह सकते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, ऑन फैक्टर कॉस्ट। यहां देखिए मैंने कहा था जी है तो जी में क्या होगा, कुछ न कुछ अशुद्धि अवश्य होगी, यानी जी संपूर्ण है तो इसमें अशुद्धि है, कुछ गंदगियां हैं, कुछ कचरा है इसमें, उस कचरे को निकाल फेंकिए। अगर आपको नेट मालूम करना है तो कचरा क्या था, हमने कहा वो कचरा डेप्रिसिएशन था, मूल्यह्रास था। इस कचरे को निकाल दीजिए और शुद्ध ले लीजिए। एफसी में से अगर आप निकालेंगे तो एफसी ही प्राप्त होगा, एफसी में से कचरा निकाला एफसी प्राप्त होगा, एमपी में से आप कचरा निकालेंगे एमपी प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए क्लियर हो रहा है। जीएनपीएफसी में से आप माइनस कर रहे हैं मूल्यह्रास तो क्या प्राप्त हो रहा है, एनएनपीएफसी। और इधर देखिए जीएनपीएमपी में से आप माइनस कर रहे हैं मूल्यह्रास तो क्या प्राप्त हो रहा है, एनएनपीएमपी। यानी नेट प्राप्त हो रहा है, जिसमें से जो राशि माइनस करेंगे, एफसी में से माइनस करेंगे तो एफसी प्राप्त होगा, एफसी प्राप्त होगा आपको, एफसी एफसी। अब हम बात करते हैं यहां एनडीपीएफसी की, एनडीपीएफसी लास्ट अवधारणा है एनडीपीएफसी। और इसी तरीके से ये एक उदाहरण और बची हुई है, जीडीपीएफसी। देखो जी ग्रोस है, नेशनल है और प्रोडक्ट है। यहां इस अवधारणा की जीडीपी एफसी की हम बात कर लेते हैं। जी सकल है, डी डोमेस्टिक है और पी प्रोडक्ट है। ये किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पे। और यहां जीएनपीएफसी भी किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पे। यहां अंतर है तो किसका, ये राष्ट्रीय है और ये क्या है, घरेलू है।
जीएनपीएफसी राष्ट्रीय है और जीडीपीएफसी घरेलू है। जब राष्ट्रीय में से हम विदेशों से प्राप्त आय निकाल देंगे तो हमें जो राशि प्राप्त हो जाएगी वो घरेलू राशि प्राप्त हो जाएगी। जब जीएनपीएफसी में से आप हम कह सकते हैं एनएक्स नेट एक्सपोर्ट निकाल देते हैं, जो निर्यात किया है, निर्यात की वजह से हमने जो आय प्राप्त की है उसे ही आप विदेशी आय कहेंगे। हमने जो विदेशी आय निकाल दी उसमें से तो हमें राशि प्राप्त हो जाएगी जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी यानी घरेलू राशि प्राप्त हो जाएगी। और आखिरी और अंतिम अवधारणा जो है ध्यान दीजिएगा, जीडीपीएफसी की राशि में से अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, मूल्यह्रास निकाल देंगे तो जो राशि प्राप्त हो जाएगी एनडीपीएफसी। देखो ये भी एफसी है, जीडीपीएफसी है और यहां भी हम राशि प्राप्त कर रहे हैं एनडीपीएफसी। यहां जी है तो मैंने कहा था जी में कचरा है, गंदगी है, उस गंदगी को निकाल फेंकिए, शुद्ध तो लेना है हमें। तो जीडीपीएफसी में से गंदगी जो थी, जो कचरा था, वो कचरा क्या है, डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, उसको निकाल दीजिए और शुद्ध राशि आ जाएगी एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इसका एक फॉर्मूला और है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी ध्यान दीजिएगा, एफसी से ही हम एफसी मालूम करेंगे, एनएनपीएफसी से हम प्राप्त करेंगे एनडीपीएफसी। जब एनएनपीएफसी की राशि में हमें पता है ये राष्ट्रीय राशि है और राष्ट्रीय राशि में से हमें मालूम करनी है घरेलू राशि, तो राष्ट्रीय में से क्या निकाल दो, विदेशी आय निकाल दो मेरे दोस्तों। जब विदेशी आय निकाल दोगे तो बच जाएगा क्या, घरेलू राशि बच जाएगी और ये घरेलू राशि आ जाती है एनडीपीएफसी। तो यहाँ लगभग सभी अवधारणाएं आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम इनमें से जो अवधारणाएं शेष रह जाती हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां आपको कुछ अवधारणाएं देखने को मिल रही है जिसे हम कह सकते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इसे आप ये भी कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ओके, इंडिविजुअल इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति की आय कितनी है वो मालूम करनी है हमें। तो हम ये मालूम कैसे करेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल है। हम ये कह सकते हैं जब आप एनआई में, नेशनल इनकम में पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, जब पूरे देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से आप डिवाइड कर देते हैं तो जो राशि आपको प्राप्त हो जाएगी वो पर कैपिटा इनकम, हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। हमने कहा जब राष्ट्रीय आय में आप देश की जनसंख्या, पी फॉर पॉपुलेशन लिख दो यहां, जनसंख्या, जनसंख्या ये ले लीजिए। जब हम ये कहें कि राष्ट्रीय आय में हम देश की जनसंख्या का अगर भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं जनसंख्या से, तो जो राशि प्राप्त हो जाती है वो पीसीआई होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। आगे हम चलते हैं निजी आय। निजी आय देखो एनडीपीएफसी की जो राशि है, एनडीपीएफसी यानी कि घरेलू राशि है साधन लागत पर, तो साधन लागत पर जो घरेलू राशि है उसमें आप विदेशी आय जोड़ दीजिए, राष्ट्रीय ऋणों का ब्याज जोड़ दीजिए और साथ में हस्तांतरण भुगतान जोड़ दीजिए, तो जो राशि प्राप्त होगी वो हम कह सकते हैं कौन सी राशि प्राप्त होगी, निजी आय की राशि प्राप्त हो जाएगी, प्राइवेट इनकम की राशि प्राप्त हो जाएगी। प्राइवेट इनकम आप कह सकते हैं निजी आय को। फिर से बता रहा हूं आपको मैं, निजी आय कैसे मालूम करेंगे, प्राइवेट इनकम कैसे मालूम करेंगे, जो हमारी घरेलू राशि है साधन लागत पर, ये कह सकते हैं एनडीपीएफसी की राशि में आप विदेशी आय जोड़ दीजिए, राष्ट्रीय ऋणों का ब्याज जोड़ दीजिए और हस्तांतरण भुगतान की राशि जोड़ दीजिए, तो हमें जो राशि प्राप्त हो जाएगी वो निजी आय। बच जाता है हस्तांतरण भुगतान, अभी बताऊंगा आपको हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, चिंता ना करें मेरे दोस्तों, मैं आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं फिर बताऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अवधारणा की, दैट इज हम कह सकते हैं पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय बहुत सरल है, ये भी हम कह सकते हैं। जब निजी आय में से, निजी आय हमने देखी, इस निजी आय में से आप अवितरित लाभ, अवितरित लाभ क्या होते हैं, जो व्यक्ति कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो कंपनियों के मालिक कुछ लाभ प्राप्त करते हैं जिसे वो जनता में वितरित नहीं करते हैं, वो उनका प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को हम निजी आय में से माइनस कर देते हैं और साथ में निगम जो टैक्स होते हैं उनको भी हम माइनस कर देते हैं। कहां से, निजी आय में से। निजी आय में से जब हम अवितरित लाभ को घटा देते हैं और साथ में निगम करों को घटा देते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है दैट इज पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय। ओके,
आगे चलते हैं खर्च योग्य आय। देखिए आपके पास जो आय प्राप्त हो रही है उसे आप पर्सनल इनकम तो कह सकते हैं, लेकिन आप उसे खर्च नहीं कर सकते। खर्च कौन सी आय करेंगे, जो हम ये कह सकते हैं जो पीडीआई है, पर्सनल डिपॉजिटरी इनकम, हम कह सकते हैं हमारी पॉकेट में जो इनकम है जिसको खर्च करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, उसी आय को हम कह सकते हैं खर्च योग्य आय। वो आय कौन सी होगी, जो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो व्यक्तिगत आय है पीआई में से जो आप प्रत्यक्ष कर घटा देंगे, और हम प्रत्यक्ष कर को ये कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, जब डायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे और साथ में टैक्स के अलावा भी कई चीजें हमारे को चुकानी पड़ती है, जैसे फीस चुकानी पड़ती है, जुर्माना चुकाना पड़ता है। तो जब आप आपकी पर्सनल इनकम में से प्रत्यक्ष कर की राशि घटा देते हैं, जुर्माने की राशि घटा देते हैं और फीस की राशि घटा देते हैं, उसके बाद जो राशि बचती है दैट इज पीडीआई। ओके, तो देखिए ये कुछ अवधारणाएं थी जिनको हमने बहुत अच्छे से समझा। कल की जो हमारी क्लास होगी मैं इनके कुछ सूत्र आपको बताने वाला हूं। एक बार आप इस क्लास को अगर आपको समझ में नहीं आई, मानता हूं थोड़ा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है तो समझ में कम बैठता है, लेकिन जब आप बार बार इस क्लास को देखेंगे तो यकीन से कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होने वाला है। बस इसको याद कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस को हल कीजिए, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के। ओके, यहां जब आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन सही जाने वाला है। विश्वास कीजिएगा और रेगुलर हमारे साथ बने रहिएगा। बी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।